हेलो एवरीवन। मैं भागीरथ परियार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिवम क्लासेज में। आप सभी को पता ही है कि हम साइंस वाली सीरीज में अब तक हमने सेल वाला टॉपिक पूरा पूरा कर दिया है, कोशिका के बारे में। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और मोस्ट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेशली ब्रेन के बारे में। ओके। तो विदाउट वेस्ट एनी टाइम आज का सेशन शुरू करते हैं। और एक बात बता दूं मैं, आप अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना। ओके, ताकि इसका बेनिफिट सब लोगों को मिल पाए। चलो, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले एक अच्छा सा कोट्स पढ़ते हैं। तो आज का कोट्स ऑफ द डे है कि आसमां को झुकाने हम चले हैं, नई बुलंदियों को पाने हम चले हैं। है भरोसा अपने इरादों पे, यूं ही नहीं तूफानों से टकराने हम चले हैं। बस इसी विचार के साथ में आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। और बस अपने सपनों की ओर बढ़ते जाना है जब तक हम अपनी मंजिल को पा ना लें। इसी विचार के साथ में चलो शुरू करते हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्र का मतलब होता है कि तंत्र या सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे अलग अलग भाग मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हमारा अलग अलग अंग मिलकर एक सिस्टम बनते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि पाचन तंत्र ले लो। पाचन तंत्र में जैसे मुंह वाला भाग आ गया, ग्रास नली आ गई, आमाशय आ गया, बहुत सारी ग्रंथियां आ गई, उसके साथ में छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सारे अंग मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं, है ना? उसी को बोलते हैं तंत्र। और इसमें पढ़ेंगे हम नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में जैसे कि सबसे मेन सेंटर पॉइंट पे होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो सारी नर्व्स को कंट्रोल करती हैं और अलग अलग हमारे बॉडी को सिग्नल देते हैं। तो वो सारे पार्ट मिलकर, जिसमें न्यूरॉन आ जाते हैं, ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है, तो वो सारे अंग मिलकर क्या बनते हैं? तंत्र बना रहे हैं। ठीक है? तो उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम का वो भाग जिसमें ब्रेन और ये बीच में स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो मेरुदंड बोलते हैं उसको, तो ये दोनों भाग होते हैं, वो आते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना? और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो होगा जिसमें देखो, जैसे ब्रेन है, ब्रेन में से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। उसी के साथ में ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में से 31 पेयर होती है, वो तंत्रिकाएं निकलती हैं। 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड से, और ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ी। तो ये तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो देखो, मैंने क्या बताया अभी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें से साथ में, इसके साथ में ये इनमें से निकलने वाली तंत्रिकाओं को भी जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भाग में बांटा जाता है। एक तो होता है ब्रेन और एक होता है मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। इसी प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र, जो हमारी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ को उठाने का काम कर रहा हूँ तो ये हाथ है मेरे कंट्रोल में होता है। तो जो अंग, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र हमारे नियंत्रण में होता है उसको बोलते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। और एक होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऐसे क्रियाकलाप जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हमारे हृदय की धड़कन, ब्लड का सर्कुलेशन। अगर मैं खाना खा लेता हूँ तो अपने पेट में, जैसे कि आमाशय में, छोटी आंत में जो भी खाना पच पच रहा है, तो उसको मैं आंखें बंद करके या कॉन्सेंट्रेट करके रोक नहीं सकता हूँ। तो ऐसे ऐसी क्रियाएं जो ऑटोनोमस होती है, अपने आप होती है, स्वतः होती है, तो किसके अंतर्गत आती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। ठीक है? जो हमारे कंट्रोल में होती है उसको कायिक तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका तंत्र में आएगी। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी वो ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आएगी। ओके। तो आज स्पेशली हम ब्रेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है?
और नेक्स्ट वीडियो में मेरुदंड और इन सारे पार्ट को भी स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है और इसी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, आज हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। और ब्रेन के बारे में मैं क्या बताऊँ आपको, आपको पता ही है कि हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ऐसा अगर मान लो कि कोई कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अगर इस इन कंप्यूटर से जो भी मतलब पार्ट जुड़े होते हैं, जो भी डिवाइस जुड़े होते हैं, वो काम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको कोई ऑर्डर नहीं दिया जाता है ना। तो वो ऑर्डर देने का काम कौन करता है? जिस प्रकार से कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है ना, प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी का पूरा सीपीयू कौन सा भाग होता है? ब्रेन होता है। चलो, इसी विचार के साथ में हम शुरू करते हैं। देखो, ब्रेन इस प्रकार से ब्रेन होता है और इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। शुरुआत में देखेंगे हम अग्र मस्तिष्क, प्रम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम एक मैप तैयार कर रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस प्रकार से ब्रेन की संरचना होती है उसमें, जैसे कि अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, ये सारी ग्रंथियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, ये पाया कहाँ पे जाता है? ब्रेन होता है वो कपाल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? कपाल। कपाल में हड्डियां कितनी होती है आपको पता है? 8 हड्डियां होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कपाल कपाल में 8 हड्डियां होती है, मतलब कपाल किसको कहते हैं? बोन का वो स्ट्रक्चर या हड्डियों का वो ढांचा जो ब्रेन को सुरक्षित रखता है, हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है, उसको बोलते हैं कपाल। और कपाल में हड्डियां होती है, 8 हड्डियां होती है। जैसे कि आगे वाली हड्डियां होती है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन, और ऊपर वाली हड्डियां होती है उसको बोलते हैं पेरिफेरल, और बैक साइड में होगी वो ऑक्सीपिटल, और कान के पास में हड्डियां होती हैं उसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। इन सारी डिटेल में भी पढ़ेंगे हम इनके बारे में, लेकिन अभी भी मैं बेसिक बता देता हूँ आपको कि कपाल में होती है वो 8 हड्डियां होती है, वो सुरक्षित रखती है ब्रेन को। ओके, हाँ, इसका आवरण होता है वो क्रेनियम कहलाता है। ये देखो, ब्रेन के ऊपर कोई एक झिल्ली पाई जाती है और उसी आवरण को क्या कहा जाता है? क्रेनियम कहा जाता है। ओके, और ब्रेन का नॉर्मल वेट कितना होता है? 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, हाँ। देखो, मस्तिष्क होता है वो संयोजी ऊतक से बनी हुई 3 झिल्लियों से ढका रहता है। हमारा ब्रेन भी होता है ना, वो सुरक्षित रहता है संयोजी ऊतकों से बनी होती है झिल्लियों से। यहाँ पे 3 झिल्लियाँ होती है इसके ऊपर। ठीक है, उन तीनों झिल्लियों का नाम होता है, एक होता है ड्यूरामेटर, एक होती है अरेक्नॉइड, एक होती है पायोमेटर। सबसे नज़दीक वाली मतलब ब्रेन के सबसे टच में कौन सी होती है? पायोमेटर, बीच में होती है अरेक्नॉइड, और सबसे बाहरी झिल्ली होती है, झिल्ली नहीं बोल सकते हम, ऐसा बोल सकते हैं एक हड्डियों की परत होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। हाँ, ड्यूरामेटर मानव मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत होती है। अरेक्नॉइड सब बीच वाली, और थर्ड होती है पायोमेटर। पायोमेटर क्या होती है? देखो, ये मानव मस्तिष्क के इस भीतरी आवरण में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है जो ब्रेन की जैविक क्रियाओं को पूर्ण करती है। और इसी पायोमेटर में क्या होती है? रुधिर वाहिकाएं होती है जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, और ब्रेन में जो भी मटेरियल की जरूरत होती है वो अवेलेबल कौन सी झिल्ली कराती है? पायोमेटर। और एक बात मैं और बता दूं, इन देखो अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में एक लिक्विड भरा होता है। आपने नाम सुना होगा स्पाइनल, सेरिबो स्पाइनल लिक्विड। सेरिबो स्पाइनल लिक्विड होता है, वो कौन कौन सी झिल्लियों के बीच में होता है? अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में। ठीक है, और सेरिबो स्पाइनल जो है ना, इसका मेन काम होता है कि जैसे ऐसा आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है तो हम कोई सामान मंगवाते हैं, तो मंगवाने पर क्या होता है, भले ही वो सामान वाला बॉक्स छोटा हो, लेकिन उसका जो पैकेजिंग होती है वो बड़े बॉक्स में की जाती है, और उसके साइड में जैसे थर्मोकॉल की जो भी मतलब जो टूल चढ़ाए जाते हैं, साइड में परत लगा के उसको सुरक्षित किया जाता है ताकि वो अंदर वाला सामान है वो टूटे नहीं। उसी प्रकार से ब्रेन होता तो सुरक्षित किस में होता है? कपाल में, हड्डियों में सुरक्षित होता है, लेकिन ब्रेन इधर उधर खिसकने से इसको मतलब अंदर से डैमेज हो सकता है। तो इसके चारों तरफ एक लिक्विड भरा होता है, और उसी लिक्विड का नाम होता है सेरिबो स्पाइनल लिक्विड। ओके, और ये ब्रेन को क्या करता है कि जो भी वायरस आते हैं तो उनको भी
नष्ट करते हैं, उसके साथ में ब्रेन को है वो ड्राई रखने की कोशिश करता है। चलो देखो, मस्तिष्क को बाहरी आघात से बचाने के लिए अरेक्नॉइड अरेक्नॉइड और पायोमेटर पायोमेटर ओके, पायोमेटर के बीच में सेरिबो स्पाइनल द्रव भरा होता है और सामान्य मात्रा होती है इसकी 150 ml तक। और आपको पता है ये सेरिबो स्पाइनल लिक्विड केवल ब्रेन में नहीं भरा होता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, तो वहाँ पे भी सेरिबो स्पाइनल लिक्विड पाया जाता है। और आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस। आई थिंक आपने नाम सुना होगा मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस बीमारी में क्या होता है कि जब सेरिबो स्पाइनल लिक्विड बहुत ज़्यादा बन जाता है, और उसी बीमारी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस बीमारी, रोग डिजीज हो जाता है। और उस बीमारी में क्या होता है कि हमारा सर होता है, जिस पेशेंट होगा ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें लिक्विड ज़्यादा भर जाने के कारण बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे कि आपका हाथ की जो मांसपेशियाँ होती है ना, बिल्कुल हाथ की सॉफ्ट, उसी प्रकार से हमारा सर बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि मेनिंजाइटिस रोग होता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड की अधिकता की वजह से होता है। ओके, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव की मात्रा अधिक होने पर मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, और जिसमें क्या होता है, सिर फूल जाता है। चलो अब देखो, इसका नाम मेनिंजाइटिस क्यों पड़ा है, मैं बताऊं आपको। देखो, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायोमेटर, ये ब्रेन की 3 जो झिल्लियां होती ना। अब आप सोच रहे होंगे कि आज के कंपटीशन एग्जाम में तो इतने ऐसा मतलब डिटेल से पूछा नहीं जाता है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये पहले वाला वक्त नहीं है कि पहले के टाइम में जैसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रेन की कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, और सबसे आगे वाला भाग या सबसे बड़ा वाला भाग, ये सारे क्वेश्चन वो पहले वाले साइंस के लिए एग्जाम में पूछे जाते थे। लेकिन आज के टाइम में वो एडवांस साइंस की, मतलब कोई भी नॉर्मल एग्जाम होता है ना, उसमें भी साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी एडवांस लेवल में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना ही होगा और आपको याद करना ही होगा, बस मजे मजे से याद करना है और डटे रहना है जब तक आप अपनी मंजिल को पा नहीं लेते हो। क्योंकि मैं पूरे दिल से आपके सपनों को सलाम करता हूँ, और उन्हीं सपनों के लिए हमें लड़ना है और उन सपनों को पूरा फुलफिल करना है। देखो, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायोमेटर, मैं क्या बता रहा था, इसको मेनिंजाइटिस क्यों कहा जाता है। मेनिन ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायोमीटर, इन तीनों भागों को क्या कहा जाता है, मेनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेनिन। और इसी नाम से ये मेनिंजाइटिस रोग पड़ा था। ठीक है, मेनिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड की अधिकता की वजह से। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये मैंने बताया है कि ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायोमीटर, ये तीनों झिल्लियां होती हैं जो क्या होती है, ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं। और अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड। ओके, हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि सेरिब्रो स्पाइनल द्रव होता है वो कौन कौन सी झिल्लियों के बीच में होता है, अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में झिल्लियां कौन कौन सी होती हैं, DAP। तो ए और पी, यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड पाया जाता है। ओके, और ये सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड होता है वो बनता कहाँ पे है, कोरोइड प्लेक्स में बनता है। कहाँ पे बनता है, कोरोइड प्लेक्स में। और कौन सी सेल बनाती है, कौन सी कोशिकाएं बनाती है, एपिडेमल। एपिडेमल सेल होती है वो सेरिब्रो स्पाइनल लिक्विड को बनाती है। कहाँ पे बनता है, ये कोरोइड प्लेक्स में बनता है। किन किन के बीच में सेरिब्रो स्पाइनल होता है, अरेक्नॉइड और पायोमीटर के बीच में। ओके, चलो अब हम ब्रेन को पूरा माइंड मैप की तरीके से एक समझेंगे, पूरा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके। ओके, डायग्राम की सहायता से समझे कि ब्रेन होता है ना वो 3 भाग में डिवाइड होता है। और इस वीडियो के लास्ट तक आपको टिके रहना है, क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक सरप्राइजिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो लगे रहना मेरे साथ में और बस समझते रहना और सीखते रहना है। हाँ, देखो, ब्रेन होता है ना वो 3 भाग में डिवाइड होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को कहा जाता है फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन एंड पश्च मस्तिष्क होता है वो हाइंड ब्रेन। अब देखो, अग्र मस्तिष्क को भी 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है प्रमस्तिष्क
जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। क्या कहा जाता है? सेरेब्रम। याद रखना नाम, क्योंकि सेरेब्रम और सेरिबेलम दो नाम कंफ्यूज करते हैं हमें। तो सेरेब्रम होता है वो अग्र मस्तिष्क का भाग होगा, और सेरिबेलम होगा ना, वो होगा पश्च मस्तिष्क का भाग। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। अग्र मस्तिष्क दो प्रकार का होता है। एक होता है, इसके मतलब दो पार्ट होते हैं अग्र मस्तिष्क के। एक तो प्रमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, और सेकेंड वाला भाग होता है डाइएनोसेफेलॉन। और इसी डाइएनोसेफेलॉन के दो और भाग होते हैं जिसको बोलते हैं थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और मिड ब्रेन, मिड ब्रेन को दो भाग में बांटा जाता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और एक होता है सेरेब्रम पेरिंकल। ठीक है। पश्च मस्तिष्क इन हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के तीन भाग होते हैं। पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई आपको पता है, हम जो सांस ले रहे हैं, गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा सर्कुलेशन चलता रहता है ना ऑक्सीजन का, तो इसको कंट्रोल करने का काम करता है ये पॉन्स वेरोलाई। और पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के और एक और भाग होता है अनुमस्तिष्क जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। मैंने अभी आपको नाम बताया था सेरिबेलम। देखो एक नाम था सेरिब्रम, सेरिब्रम भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, सेरिबेलम होता है वो पश्च मस्तिष्क का। और तीसरा भाग होता है पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लागेंटा। देख लो एक बार वापस देख लेते हैं हम। अग्र मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, सेरिब्रम और डाइएनोसेफेलॉन। डाइएनोसेफेलॉन को बाद में थाइमस और हाइपोथाइमस में, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में बांटा जाता है। उसी प्रकार से मिड ब्रेन को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल पेरिंकल के रूप में, और पश्च मस्तिष्क को पॉन्स वेरोलाई, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लागेंटा को के रूप में बांटा जाता है। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे देखो ये हमारा समझ लो ब्रेन है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा अजीब सा चित्र बना दिया है, चलो कोई नहीं। ये ब्रेन था हमारा, ये इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क होता है वो सबसे बड़ा वाला भाग होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पे पाया जाएगा मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और आगे वाला ये भाग होगा उसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। ये मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। तो देखो मिड ब्रेन, यानी कि मिड ब्रेन में एक भाग पाया जाता है सेरेब्रल पेरिंकल। तो सेरेब्रल पेरिंकल का काम यही होता है कि यहाँ पे पाया जाता है, तो इन दोनों भागों को आपस में जोड़ने का काम, यानी कि फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को आपस में जोड़ने का काम करता है सेरेब्रल पेरिंकल। ओके। उसी प्रकार से पॉन्स वेरोलाई, अब जैसे देखो हाइंड ब्रेन था ये, और हाइंड ब्रेन में पॉन्स वेरोलाई पाया जाता है, पॉन्स यहाँ पे पाया जाता है। तो उस पॉन्स का काम क्या होता है, यहाँ पे जैसे देखो ब्रेन आगे जाके किस में बदल जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो स्पाइनल कॉर्ड और अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है पॉन्स वेरोलाई। इसको भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ओके। हाँ, तो डाइएनोसेफेलॉन को दो भागों में बांटा जाता है, थैलेमस ग्रंथि में और हाइपोथैलेमस में, ओके। चलो अब हम इसको पूरा डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले है फोर ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को मैंने क्या बताया था आपको, दो भागों में बांटा जाता है। एक था प्रमस्तिष्क और सेकेंड वाला भाग क्या था, डाइएनोसेफेलॉन, एनेसेफेलॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रमस्तिष्क के बारे में। प्रमस्तिष्क को है ना चार लोब में बांटा जाता है, चार पालियों में बांटा जाता है, क्योंकि प्रमस्तिष्क होता है ना ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। तो सबसे बड़े भाग को हम डिवाइड करते हैं चार भाग में, चार पालियों में, ठीक है। एक होती है फ्रंटल लोब, पैराटाइल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, और एक होती है टेम्पोरल लोब, ठीक है। अब देखो फ्रंटल, फ्रंटल यानी कि सामने वाली, हमारी जो जैसे कि सबसे आगे वाला फॉरहेड होता है, माथा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो फॉरहेड पे जो दिमाग का मस्तिष्क का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब का मेन काम होता है सोचना। आप जो भी रीजनिंग करते हो, सोचते हो, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन करते हो, याद करते हो, तो वो सारी क्रियाएं आती है फ्रंटल लोब में। किस में आती है? फ्रंटल लोब में। अगर आप जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ चीज़ सोचते हो तो आगे वाले हिस्से पे, मतलब मस्तिष्क के आगे वाले हिस्से पे ऐसे, मतलब माथे पे ऐसे हाथ रख के सोचते हो, तो मतलब पीछे वाले हाथ पे रख, सर के पीछे वाले हिस्से पे तो रख के नहीं सोचते हो, आप आगे वाले हिस्से पे सोचते हो। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो कि प्रमस्तिष्क की कौन से लोब होता है, कौन सा लोब होता है वो सोचने में काम आता है, वो होता है फ्रंटल लोब।
उसी प्रकार से पैराटाइल लोब, पैराटाइल लोब मतलब सर के ऊपर वाला भाग, पैराटाइल लोब। और पैराटाइल लोब होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर, आपके शरीर पे जो दाब होता है, दाब महसूस होता है, तापमान महसूस होता है, मतलब सेंसेशन के रूप में काम करता है पैराटाइल लोब। ओके। ऑक्सीपिटल लोब ये देखने में काम आता है, देखने के लिए, ठीक है। और टेम्पो, टेम्पो किसको बोलते हैं? रिक्शा, है ना। तो रिक्शे को हम क्या बोलते हैं? टेम्पो। और रिक्शे में से आवाज आती है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्पोरल लोब है वो सुनने के लिए काम आती है। सुनने के लिए कौन सी पाली काम आती है? टेम्पोरल, सोचने में फ्रंटल, दाब और तापमान के लिए पैराटाइल, और ऑक्सीपिटल होती है वो देखने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे आंखें होती है, आंखें देखती यहाँ पे है, लेकिन चित्र कहाँ पे बनता है? पीछे वाले भाग में, और पीछे वाला भाग कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल। चलो हम इसके पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं अब इसको, है। देखो, प्रमस्तिष्क है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, करना है, करना है। ओके। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम होता है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये टोटल 80% होता है। देखो 80% होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा भाग है ये मस्तिष्क का, ठीक है। तो ब्रेन का 80% भाग होता है, ये दो गोलार्धों में डिवाइड होता है, मतलब दो छोटे हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है इस प्रकार से। ये तो हम फ्रंट से, सामने से देख रहे हैं इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर से देखते हैं ना तो हमें ऐसा ब्रेन दिखाई देता है। ब्रेन होता है वो ऐसे दो भागों में डिवाइड होता है, और ये दो वाला बीच वाला भाग है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। दो गोलार्धों में डिवाइड होता है, और दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने का काम जो झिल्ली करती है वो होती है कार्पस कैलासम। ये पॉइंट आपको नोट करना है, करना है, करना है, ठीक है। हाईलाइट करके रख देना आपको कि लेफ्ट ब्रेन यानी कि जो सेरिब्रम के दो गोला थे, दो हेमिस्फेयर थे, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन सी लेयर करती है? कॉर्पस कैलासम। ओके। चलो, और मैंने बता दिया है कि प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम को 4 पालियों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? एक होती है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब मैंने क्या बताया था आपको? जो हम रीजनिंग सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं, ठीक है, तो उनमें काम आता है फ्रंटल लोब। और ये बात आपको याद रखनी है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ी लोब्स कौन सी होती है, सबसे बड़ी पाली कौन सी होती है? सबसे बड़ी पाली होती है फ्रंटल लोब, फ्रंटल यानी सामने वाली, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? बोलने की क्रियाओं को कंट्रोल करती है। हम बोलते हैं कहाँ कि मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना कि फ्रंटल लोब होती है वो बोलने की क्रिया को भी कंट्रोल करती है, उसके साथ है बुद्धि ज्ञान का भी केंद्र होती है। पैराटाइल लोब, पैराटाइल मैंने बताया था ऊपर वाला भाग, ऊपर वाली जो पाली है वो दाब ताप का इन सब का ज्ञान करवाती है। ओके। टेम्पोरल लोब मैंने क्या बताया था? टेम्पो यानी कि टैक्सी, आवाज, सुनना। टेम्पोरल लोब है वो सुनने का काम करवाती है। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल आंखों के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है, पीछे की साइड में, और ये देखने में सहायक होती है। ओके। अब कंबाइन करके हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने सेरेब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो अब कंबाइन करके ब्रह्मस्तिष्क के कार्य देखते हैं। देखो, ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है ना, कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती है, हम इच्छाओं से जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो ये इच्छा से कर रहा हूँ मैं, अगर मैं चाहूँ तो पैर नीचे रख सकता हूँ, तो वो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रण किया जाता है सेरेब्रम या फिर ब्रह्मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है। उसके साथ में बुद्धि, ज्ञान, याददाश्त और संकल्प का केंद्रित होती है। आप कोई भी चीज़ याद करते हो, संकल्प लेते हो, कोई काम करने के लिए डिटरमाइंड होते हो, पूरा डिसीजन लेते हो कि मुझे करना ही है, मोटिवेट होते हो, तो वो सारे डिसीजन लिए जाते हैं सेरिब्रम से। ओके। सोचना, विचार करना, ये भी सेरिब्रम से होता है। उसके साथ में आप मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर रीजनिंग की कोई समस्या को हल कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, तो सारे लॉजिक होते हैं वो सेरिब्रम से होते हैं। मैंने इन सारे पॉइंटों को हाईलाइट भी किया है रेड कलर में, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क, ये सबसे बड़ा भाग होता है, और दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने वाला भाग कौन सा होता है? कार्पस कैलासम होता है। फ्रंटल लोब बुद्धि ज्ञान का केंद्र होती है। पैराटाइल लोब दाब तापमान, टेम्पोरल सुनने के लिए, ऑक्सीपिटल आंखों में देखने की क्रिया करवाती हैं। हम जो इच्छाओं से क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसी क्रियाएं होती है वो किसके कंट्रोल में होती हैं? सेरिब्रम के। उसके साथ में
गणित की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, रीजनिंग कर रहा हूँ, लॉजिक लगा रहा हूँ, तो वो सारी समस्याओं को हल करने के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट काम में आता है? सेरेब्रम। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो वापस इस वीडियो को जरूर देखना, और मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। चलो, अब हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग। मैंने क्या बताया था? अग्र मस्तिष्क को भी दो भाग में बांटा जाता है, एक था प्रमस्तिष्क, जिसके बारे में हमने पूरा डिटेल से देख लिया अभी। अब हम देख रहे हैं इसका दूसरा भाग, डाइएनासेफेलॉन। देखो, डाइएनासेफेलॉन भी दो भाग में था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना। तो देखो, थैलेमस क्या होता है? डाइएनासेफेलॉन का 80% भाग होता है, और ये भाग होता है वो संवेदी सूचनाओं जैसे कि तापमान, दाब और पीड़ा, इन सब का अनुभव करवाता है। ठीक है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैंने पीछे वाले भाग में तो बताया था कि जो तापमान, दाब, इनके लिए सहायक होता है, मतलब कि जो महसूस होता है वो तो होता है पैराटाइल लोब से। मैंने अभी क्या बताया था? पैराटाइल लोब, ये बताया था ना मैंने। तो हाँ, ब्रेन का ये भाग भी काम करता है और थैलेमस भी काम करता है, लेकिन अगर आपको पाली के बारे में पूछा जाता है तो वो पैराटाइल लोब होगा। अगर आपको जैसे कि ब्रेन का कोई पार्ट पूछा जाता है, अगर थैलेमस नाम है तो वो थैलेमस ही होगा। और उसके साथ में ये जो भी काम करते हैं ना, वो अकेले कोई पार्ट होता है वो काम नहीं करता है, वो आपस में मिलकर करते हैं। ठीक है ना। जैसे हम आगे पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस होता है वो इमोशनल ब्रेन कहलाता है, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन वो अकेला भावनाओं को नियंत्रित नहीं करता, पूरा बहुत सारी ग्रंथियां मिलकर एक लिम्बिक सिस्टम बनाती है, और उसी लिम्बिक सिस्टम की सहायता से वो भावनाएं नियंत्रित होती हैं। तो थैलेमस का काम क्या होता है? तापमान, दाब, इन सबको महसूस कराना, और उसके साथ में दर्द। आपको जब भी कोई दर्द महसूस होता है, चोट लगती है, या फिर आपका कभी भी दिल टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो आप वो सैड होके जो सैड वाली कंडीशन में पेन फील कर रहे हो ना, तो वो थैलेमस ग्रंथि की वजह से कर रहे हो, सॉरी, थैलेमस की वजह से। ओके। स्वाद के लिए भी यही जिम्मेदार होता है। हाँ, आप कोई अच्छा सा अपना फेवरेट कोई फूड देख ले, तो जंक फूड हो चाहे कोई भी फूड हो, तो आपके मुंह में जो पानी आता है या फिर टेस्ट आता है, तो वो किसकी वजह से आता है? सॉरी, मैंने पानी वाला गलत बोला है। पानी वाला तो होता है ना, वो मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से आता है, क्योंकि वो अनैच्छिक क्रिया होती है, और अनैच्छिक होती है वो हमेशा मेडुला ऑब्लांगेटा क्रिया कंट्रोल करता है। लेकिन आप टेस्ट महसूस कर रहे हो, स्वाद आपको आ रहा है, खट्टा मीठा जो भी हो, तो वो थैलेमस की वजह से आ रहा है। ओके। अब हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। देखो, हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे शरीर का, मतलब ब्रेन का सबसे स्पेशल पार्ट मैं मानता हूँ इसको, क्योंकि हम एक ह्यूमन के रूप में काफ़ी हम भावनात्मक होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब हमारे इमोशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। तो हाइपोथैलेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं? भावनात्मक मस्तिष्क बोलते हैं, भावनात्मक दिमाग बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन। और मैंने अभी आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस अकेला होता है वो इमोशनल, हमारी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं करता है। ये बहुत सारी ग्रंथि आपस में मिलकर बनाता है एक लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, लिम्बिक तंत्र बोलते हैं, और वही लिम्बिक सिस्टम होता है वो भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे भावनाएं, अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हो, आपको किसी से हेट फील हो रही है, ईर्ष्या फील हो रही है, घृणा महसूस हो रही है, उसके साथ में आप वो किसी को देखकर, वो आता ना वो वाला सॉन्ग, कौन सा, कुछ कुछ होता मैं, कि कौन सा सॉन्ग था, मैं सॉन्ग ही भूल गया हूँ। लेकिन जो भी हो, थ्री इडियट में वाला सॉन्ग तो आपको याद होता होगा कि जब प्यार होता है तो वो हवाओं में दुपट्टा उड़ने लगता है, ऐसा वैसा जो भी फील होता है वो हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। ओके। देखो, हाइपोथैलेमस इमोशनल ब्रेन कहलाता है, उसके साथ में इसको एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के स्रावन को भी निर्देश देता है। देखो, एंडोक्राइन सिस्टम अंतस्रावी ग्रंथियों, जैसे हमारे शरीर में जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उन हार्मोन के रिलीजन के को जो पूरा सिस्टम होता है, उसको उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है, एक तो होता है कमांडर, और ये है सुप्रीम कमांडर। कमांडर किसको बोला जाता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो लगभग 16 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। ओके। और पूरी पूरी लगभग बॉडी पे मैक्सिमम कंट्रोल यही करती है, लेकिन इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। तो ये तो कमांडर हो गई।
और हाइपोथैलेमस है वो सुप्रीम कमांडर, ठीक है ना। तो इसी वजह से हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है, सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। चलो अब हम हाइपोथैलेमस को थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसको है ना शरीर का थर्मोस्टेट भी कहा जाता है। देखो हाइपोथैलेमस हमने क्या क्या नाम दे दिया है, एक तो दिया था इमोशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक दिमाग बोला था इसको। उसके साथ में सुप्रीम कमांडर भी बोल दिया मैंने इसको। उसके साथ में इसको बोला जाता है शरीर का थर्मोस्टेट। अब आपने फिजिक्स में कहीं पे मैकेनिज्म में कहीं पे पढ़ा होगा थर्मोस्टेट क्या होता है। अ, अगर किसी वस्तु तो छोड़ो, आप फ्रीज नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रीज में, आपने फ्रीज में देखा होगा कि एक डिवाइस लगी होती है जो क्या करती हैं, फ्रिज के टेम्परेचर को क्या करती है, एक कांस्टेंट बना के रखती है। जैसे कि बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, जैसे ही गर्मी पड़ रही है तो 50-40 जितना भी तापमान हो, सर्दी है तो बिल्कुल कम तापमान है। तो बाहर का वातावरण या बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना भी हो, लेकिन अंदर वाला टेम्परेचर है वो स्थिर रहता है ना। तो वो वाला भाग होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। तो उसी प्रकार से हमारे ह्यूमन में, ठीक है, स्तनधारियों में क्या होता है कि जैसे कि गर्मी में कितना भी तापमान हो, सर्दी में कितना भी तापमान हो, लेकिन हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे ह्यूमन में लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो बाहर चाहे 50 डिग्री सेल्सियस हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मैं गर्मी में जाता हूँ तो मेरा शरीर का तापमान भी 50 डिग्री हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सर्दी के अंदर जैसे कि बाहर का वातावरण कम है, तापमान कम है, तो मेरा शरीर का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि उसको शरीर का कौन सा पार्ट यानी कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है वो कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो इसी वजह से इसको शरीर का थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा और इमोशन को कंट्रोल करता है। आप किसी को देखकर जितने जैसे भी इमोशन आपको फील होते हैं, किसी को देख प्यार आता है, गुस्सा आता है, हेट फील होता है, वो सारे इमोशन होते कंट्रोल किए जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा। आपको है ना, आज के मैक्सिमम जैसे टीनेजर हैं जो भी है, जैसे वो सबके ऊपर वो प्यार वाला भूत लगा हुआ है ना, प्यार 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 प्यार। ये प्यार व्यार होता कुछ नहीं है, बस हाइपोथैलेमस की रिएक्शन होती है। और बस 2-3 हार्मोन होते हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन और थोड़े बहुत हार्मोन होंगे वो, इन सारी ये बस है कुछ नहीं, केमिकल लोचा ये है, और हम क्या मानते हैं, उसको प्यार मानते हैं। तो 3 इडियट में बताया गया था ना कि प्यार, जब किसी से प्यार होता है तो हवाएं चलने लगती हैं, दुपट्टा उड़ने लगता है, बाल उड़ने लगते हैं, ऐसा होता है। ऐसा होता है। तो वो प्यार व्यार कुछ भी नहीं होता है, बस हमारी जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, उसी की रिएक्शन होती है और हम पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं। चलो, ये शरीर के तापमान और शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। क्योंकि शरीर में अगर पानी की मात्रा कंट्रोल होगी तो उसी वजह से तापमान भी साथ में कंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है, शरीर का थर्मोस्टेट। ओके, ये हाइपोथैलेमस होता ना, देखो पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है, बहुत सारी ग्रंथियां होती है वो क्या करती हैं, वो भी हार्मोन रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल भी करता है, उसके साथ में ये खुद भी है वो हार्मोन रिलीज करता है। 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। एक तो था वैसोप्रेसिन, ये याद रखना है, ठीक है, कि वैसोप्रेसिन हार्मोन कौन किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और इसको एडीएस भी कहा जाता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो डाईयूरेटिक, यूरेटिक मतलब यूरिन, यूरिन से मतलब एक माइंड में आ रहा है कि ये हमारे जैसे कि जो यूरिन सिस्टम होता है, मूत्र, उसके सिस्टम को कंट्रोल करता है। आपने एक डायबिटीज नाम सुना होगा, मधुमेह रोग, ठीक है। तो मधुमेह रोग होता है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से वो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना, वो इंसुलिन वाला, ठीक है। उसके साथ में एक और होता है इंसुलिन की कमी से, और एक होता है वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन था ना, वैसोप्रेसिन, इस हार्मोन की वजह से भी एक प्रकार की डायबिटीज होता जाती है जिसको बोलते हैं इंसिपिडस डायबिटीज।
इंसिपिडस, इंसिपिडस। ओके, तो एक प्रकार की डायबिटीज हो जाती है इंसिपिडस नाम की, और वो भी किसकी वजह से होती है? वैसोप्रेसिन हार्मोन के कम रिलीज होने की वजह से। ओके, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रोगी को मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन की मात्रा रिलीज होती रहती है और बार बार जाना पड़ता है। ओके, और हाइपोथैलेमस एक और प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये वो वाला लव नहीं है, वो वाला लव नहीं है, आप जो समझ रहे हो वो वाला लव नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी किसी औरत के भी या फिर कोई भी जानवर होता है फीमेल, तो जब वो बच्चा पैदा करती है तो अपने बच्चे पे वो कितना प्यार आता है उसको। तो वो प्यार होता है ना, वो किसकी वजह से आता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। इसीलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है कि माँ होती है वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, वो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है। आपने नाम सुना होगा, एक तो ऑक्सीटोसिन होता है, एक होता है ऑक्सीन, एक होता है ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन होता है ना, वो पेड़ पौधों में होता है, पेड़ों में। और ऑक्सीटोसिन होता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये हमारे इमोशन को भी कंट्रोल करता है, जैसे लव एक प्रकार का इमोशन ही होता है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ रहे हैं मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा था, मिड ब्रेन भी होता है, वो दो प्रकार के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना था और एक सेरिबल पेरिंकल था। ठीक है, तो देखो ये ब्रेन है, मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन जैसे कि हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब मिड ब्रेन में बिल्कुल छोटा सा भाग होता है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होता है, चार पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, चार भागों से मिलकर बना होता है, और जो चार भाग होते हैं उन्हीं को बोला जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो मस्तिष्क का ये भाग होता है वो चार छोटे छोटे पिंडों में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का काम होता है देखने का और सुनने का, जिसमें ऊपर वाले दो पिंड क्या कहलाते हैं? टेक्टम कहलाते हैं, और जो नीचे वाले भाग होते हैं वो टिगमेंटम कहलाते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी दो भाग में मतलब दो नामों में डिवाइड होता है। ऊपर वाले दो भाग होते हैं वो टेक्टम और नीचे वाले टिगमेंटम। ठीक है, देखो टेक्टम का काम क्या होता है? देखने का। टेक्टम का काम क्या होता है? देखना। और टिगमेंटम का काम क्या होता है? सुनना। और मैंने अभी एक और बात बताई थी आपको अभी, जो प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल लोब होती है, वो भी देखने में काम होती है। उसके साथ में टेम्पोरल लोब होती है, वो भी सुनने में काम आती है। लेकिन आपको मतलब देखने का और सुनने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और मैक्सिमम इसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टेक्टम और नहीं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो वो याद रखना आपको। ओके, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है वो तंत्रिका कोशिकाओं के कोशिकाएं यानी कि साइटोन का केंद्रक होता है। आपने ये खजूर वाला पेड़ तो देखा ही होगा गिरा हुआ खजूर का पेड़, ये ऐसी होती है ना एक सेल, न्यूरॉन। ठीक है, और न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको भी। तो न्यूरॉन का जो ये बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं साइटोन। साइटोन यानी कि कोशिका बॉडी नर्वस सिस्टम, सॉरी न्यूरॉन की जो कोशिका काय होती है जिसको साइटोन कहा जाता है, उसका नियंत्रण कौन करता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है। ओके, उसके साथ में इसी कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पे बहुत छोटे छोटे उभार होते हैं, उसको बोलते हैं कॉलिकुलस। और ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि कॉलिकुलस होता है वो किसका भाग होता है? कॉलिकुलस छोटे छोटे दाने होते हैं, वो किसके भाग होते हैं? मध्य मस्तिष्क के। और मध्य मस्तिष्क के कौन से पार्ट का होते हैं? ये पार्ट होते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के। और इसी बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यानी कि अगर आप सोच रहे हो ना कि कितने मतलब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है या फिर ऐसे हमारे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो आप ये चीज़ भूल जाना। ओके, कि आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको मन लगा के पढ़ना है और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के बारे में बस इतनी सी थी बातें। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दो भागों में डिवाइड था, टेक्टम और टिगमेंटम। टेक्टम का काम होता है देखने का और टिगमेंटम का काम होता है सुनने का। ओके, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना
किसका मेन सेंटर पॉइंट होता है, किसका होता है, साइटोन का। साइटोन या तंत्रिका कोशिका का जो कोशिका काय होता है उसका, और इस पे जो भी उभार पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कॉलिकुलस। ओके चलो देखो पश्च मस्तिष्क, अब हम पढ़ रहे हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक तक टिके रहना है और पूरा पढ़ना है। अगर आप अपने सपना पूरा करना चाहते हो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हो, और अगर यहाँ तक मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है ना, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बस मज़े करना ओके। पश्च मस्तिष्क को मैंने बताया था 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक मैंने बताया था पॉन्स वेरोलाई था, ठीक है। एक था सेरेबेलम, सेरिबेलम जिसको अनुमस्तिष्क कहा जाता है। उसके साथ में एक था मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है ना। तो अब हम इन तीनों पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लागेंटा, ये है हाइंड ब्रेन जो छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना। देखो पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई इसका मुख्य कार्य होता है पश्च मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ना। देखो पॉन्स वेरोलाई, ये इसका काम क्या होता है, जो ये हाइंड ब्रेन है, इस हाइंड ब्रेन को आगे वाले मस्तिष्क को जोड़ने का काम कौन करता है, ये पॉन्स वेरोलाई। उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड को भी जोड़ने का काम करता है ये पॉन्स वेरोलाई। ओके, इसके अन्य काम कौन कौन से होते हैं, चबाना, या फिर आप जब भी इमोशनल होते हो, खुश या फिर दुखी, और कभी कभी आंसू बहाते हो, ठीक है, तो वो जो आंसू निकलते हैं, ठीक है, तो आंसू कौन से ब्रेन के पार्ट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, पॉन्स वेरोलाई के द्वारा। और आपने वो गाना सुना होगा, कौन सी मूवी थी, दंगल, हाँ दंगल मूवी में वो सॉन्ग था ना, नैना कभी जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, घुटन में आज रो दिए हैं यूं। तो रोने वाली फीलिंग होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, पॉन्स वेरोलाई द्वारा। ओके, तो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर द्वारा पर इसके जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर पाए जाते हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं, श्वसन इनकी गैसों में आदान प्रदान के कंट्रोल को कौन करता है, कंट्रोल करता है पॉन्स वेरोलाई। मैंने इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है कि जो हमारी श्वसन के दौरान जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, पॉन्स वेरोलाई। ओके, ये याद करना आपको। अनुमस्तिष्क, अभी तक हमने एक पार्ट देखा था अग्र मस्तिष्क में आया था जिसका नाम था सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम यही है ना, जो ऐच्छिक क्रियाओं के कंट्रोल करता है, सबसे बड़ा भाग था वो सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। अब हम पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क के बारे में जिसको बोलते हैं सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है। ये मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। पहला सबसे बड़ा भाग कौन सा था, सेरिब्रम प्रमस्तिष्क, जिसको हमने 4 लोब में डिवाइड किया था। उसके साथ में वो 2 गोलार्धों में भी था, ऐसे था ना, 2 गोलार्धों में था, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और बीच वाले भाग को हमने क्या नाम दिया था, कॉर्पस कैलासम नाम दिया था। ओके, तो उसी प्रकार से अनुमस्तिष्क भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। ये सेरिबेलम है ना, ये भी 2 भाग में डिवाइड होता है, और इसकी जो बीच वाली भाग होता है ना, जो जहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर आपस में मिलते हैं, उसको बोलते हैं वर्मिस। क्या कहा जाता है, वर्मिस कहा जाता है। देखो ये सेरिबेलम के समान 2 भागों में विभाजित होता है और इनका मिलन स्थान होता है वो वर्मिस कहलाता है, वर्मिस या वर्मिस। ओके, हाँ ये याद रखना है। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया था, मैंने शायद 2016 या 17 में कोई एग्जाम दिया था, उसमें पूछा गया था कि जो सेरिब्रम का मिलन स्थान होता है, जो दोनों पार्ट के अलग अलग डिवाइड होते हैं, तो उनका जो मिलन स्थान होता है वो क्या कहलाता है, वर्मिस कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्मिस। ओके, सेरिब्रम तो कहलाता था कार्बोरा क्वांटिजेमिना, सॉरी कॉर्पस कैलासम कहलाता था, लेकिन इसका क्या कहलाता है, वर्मिस। ओके, और ये ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, जो हमारी इच्छाओं से पेशियां चल रही हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम।
ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता था सेरिब्रम। ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है सेरिबेलम। जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, अभी मैं लिख रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो ऐच्छिक पेशियां, मांसपेशियां कंट्रोल में किसकी होती है? सेरिबेलम के। उसके साथ में हमारे शरीर का जो बैलेंस होता है ना, वो बैलेंस बनाने का काम भी कौन करता है? सेरिबेलम करता है। आपने देखा होगा कि जो शराबी होते हैं, शराब पीने पे क्या होता है कि आ, वो अपने शरीर पे बैलेंस नहीं रख पाते हैं। तो उनका शरीर पे बैलेंस क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जब वो शराब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल पीने पे सबसे ज़्यादा ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, वो इफेक्ट होता है? इफेक्ट होता है कौन सा पार्ट? सेरिबेलम। और उसी टाइम उसके माइंड में वो गाना बजता है कि मेरा तन डोले, मेरा मन डोले, मेरा दिल का गया करार, वो सारा उसका तन और मन पूरा डोलने लगता है। वो किसके वजह से डोलता है? शराब पीने के अनुमस्तिष्क की वजह से। अनुमस्तिष्क है वो अपना नियंत्रण खो देता है। तो शराब पीने पर यही अंग होता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से उसका तन और मन डोलने लगता है। आगे वाला पार्ट है, अब देखो, मेडुला ऑब्लांगेटा। और इसके बारे में भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम की क्वेश्चन होते हैं इस चीज से पूछे जाते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा से और उसके साथ में सेरिबेलम से और सेरिब्रम से। ठीक है। तो मेडुला ऑब्लांगेटा ये होता है ब्रेन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है। उसके बाद में यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है। ठीक है। उसके साथ में इस भाग में मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में फैली हुई तंत्रिकाओं का केंद्र होता है। ठीक है। ये ब्रेन में जो भी मैंने बताई थी 12 जोड़ी जो तंत्रिकाएं होती है, उसके साथ में स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी होती है। तो उन सबका जो सेंटर पॉइंट होता है वो क्या होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रण रखता है। देखो, हमने अब तक 3 बातें पढ़ ली है। देखो, एक थी ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया और ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियों पे, उसके साथ में अनैच्छिक क्रियाओं पे। देखो, ऐच्छिक क्रिया पे नियंत्रण कौन रखता है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। ऐच्छिक पेशियों पे नियंत्रण कौन रखता है? अभी हमने पढ़ा था मांसपेशियां किसके कंट्रोल में होती है? सेरिबेलम के, अनुमस्तिष्क। और शराब पीने पे यही होता है, वो भाग वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। उसके साथ में अनैच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छाओं में के कंट्रोल में नहीं हो, जैसे कि मेरे हृदय की धड़कन। अगर मैं कोई हेल्दी नहीं, कोई टेस्टी कोई फूड देखता हूँ या मेरा कोई फेवरेट फूड देख लेता हूँ, तो क्या होता है, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है। जंक फूड कोई भी हो। ठीक है। उसके साथ में आंसू आना और सांस का चलना, ये सारी क्रियाएं होती है, वो किसके द्वारा कंट्रोल में होती हैं? जैसे कि मेरा पाचन तंत्र, आहार नाल में जो भोजन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो सारी क्रियाएं होती है कंट्रोल में, जो मेरे इच्छाओं के कंट्रोल में नहीं है। और तो वो किसके जिसको मैं अपनी इच्छाओं से कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, तो वो कंट्रोल की जाती है मेडुला ऑब्लागेंटा से। ओके। जैसे मेरा ब्लड प्रेशर, ऐसा हो सकता है कि मैं आंखें बंद करके मैं सोचूं कि अभी मेरा बीपी है वो 120 से 140 चली जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं होता है। श्वसन रेट, ठीक है, ये भी कंट्रोल नहीं की जा सकती है। आहार नाल का संकुचन, आहार नाल एक भोजन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रही है अंदर अंदर, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पलकों का झपकाना, ये भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। छींकना और वॉमिटिंग होती है, वमन होता है, ये सारी क्रियाएं होती है, वो कंट्रोल किससे होती है? मेडुला ऑब्लागेंटा के। ओके। और जो हमारा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, कंफ्यूज करने वाला, उसको भी हम एक अलग हाईलाइट में देख लेते हैं कि जो हमारी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं वो किसके नियंत्रण में होती है? ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, वो सेरिब्रम के नियंत्रण में होती हैं। ऐच्छिक पेशियाएं कंट्रोल में किसके होती हैं? सेरिबेलम के। और अनैच्छिक क्रियाएं किसके नियंत्रण में होती है? मेडुला ऑब्लागेंटा के। ओके, ठीक है। सो अब बारी है थैंक यू देने की, और वही बात बोलने की कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और आगे सारे लोगों को भेजना। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि मैंने बताया था ना आपको, मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊंगा। तो मैं है ना, अभी मैंने सोचा है कि एक मैंने काफ़ी दिन पहले एक बुक पढ़ी थी, काफ़ी अच्छी बुक थी वो, ब्रेन रूल। तो मैं उसके बारे में एक बुक समरी लेके आऊँगा कि ब्रेन के बारे में, हमारा ब्रेन होता है वो सोचता कैसे है,
ठीक है, किस प्रकार से काम करता है, हम उसके फंक्शन को और इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, हमारी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं उस बुक की समरी लेके आऊँगा। तो आई होप वो भी मेरा जो क्रिएटिव इफेक्ट होगा वो आपको पसंद आएगा। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मेरी वीडियो को लाइक करते रहो और बस लोगों को बताते रहो, सीखते रहो और मज़े लेते रहो ज़िंदगी के। ठीक। सो टेक केयर, बाय बाय, और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना एंड लोगों को ज़रूर बताना। एंड थैंक यू।